अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख। अच्छा, मुझे क्वेश्चंस भी भेजे हुए हैं काफी स्टूडेंट्स ने। मैं इंशाल्लाह होपफुली आज जो है वो तो अच्छा जी, कौन कौन से होम असाइनमेंट्स थे? क्लास वर्क 14 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 10। जी जनाब, क्लास वर्क 14 में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओशिनिक केमिकल्स। एमन, आपको इश्यूज हैं ओशिनिक के अंदर क्लास वर्क 14 में? हाँ जी, अटेम्प्ट किया है सबने ये? मेरे ख्याल से मैं दोबारा एलएमएस वाला रफर डालना शुरू कर दूं। बाकी क्लियर है? किस में प्रॉब्लम है बेटा एमन? किसी में प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी, क्लास वर्क 14 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10, बीटा की जो एनआरवी है। अच्छा जी, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और बताएं। गुलाम मोहम्मद, हसन, मोहम्मद अहमद, बिलाल, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, समरा, शबनम, शाहजेब, उजैर अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? सिर्फ एमन ने किया है? जवाब मुझे मौसूल नहीं हो रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि बाकियों ने जहमत ही नहीं की है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। मैं एलएमएस वाला नहीं किया? क्यों नहीं किया मुनीबा? जीटा जो है वो हमारा बाय प्रोडक्ट था, इसलिए तो जीटा अब हमारा एक किस्म का समझो कि भाई एक साइड प्रोडक्ट निकल आया था। तो अब उसकी ट्रीटमेंट हमने क्या की? हमने ये कहा कि भाई एक काम ये करते हैं कि जो उसकी स्क्रैप वैल्यू हमें रिसीव हो रही है ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है, जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो बाकी यूनिट्स पे एब्जॉर्ब हो जानी है। ठीक है, तो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है, हमने कहा कि भाई वो एक हमें एक माले गनीमत टाइप का मिल गया। तो हम उसके पास, हमारे पास 3 ट्रीटमेंट्स है उसकी। तो हमने उसमें से जो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट हमें करनी होती है कि उसको प्रोसेस कॉस्ट से नेट ऑफ कर लेते हैं, तो हमने कर लिया उसको। जी अनस, पूछिए सवाल जल्दी से। अच्छा जी, 14 में क्या इश्यूज आ रहे हैं जरा देख लेते हैं। एक तो एनआरवी का प्रॉब्लम था और एक अनस को भी इशू आ रहा है। ओशिनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर्स 2 joint products, sigma and beta, in a single process at its production department. Incidental to the production of these products, it produces a byproduct known as Z. Sigma and Z are sold upon completion of the processing in production department, whereas beta goes to the refining department where it is converted into थीटा। ठीक है जी, बीटा यानी कि आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बेचते, बल्कि उसको फर्दर प्रोसेसिंग में डाल के उसको थीटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू सिग्मा एंड बीटा ऑन द बेसिस ऑफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो जाहिर सी बात है, जॉइंट कॉस्ट पहले एलोकेट होंगी सिग्मा और बीटा के दरमियान, फिर बीटा के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेंगी। ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यूज आपने निकालनी है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट, यानी कि वही डिफॉल्ट ट्रीटमेंट। इन बोथ द डिपार्टमेंट्स लॉसेस अप टू 5% ऑफ द इनपुट आर कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा? कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, तो 5% ऑफ इनपुट मतलब 5% ऑफ इनपुट ही, राइट। चलें जी, कॉस्ट उसने आपको बता दिया। मटेरियल इनपुट एट ₹50 पर केजी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना आपने मटेरियल इनपुट किया जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना मटेरियल इनपुट हुआ? 3000। ये 3 मिलियन है बेसिकली। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50।
तो इनपुट आपके पास किलोग्राम्स आ गए, है ना। अच्छा जी, और तो अनस क्या मसला आ रहा है? पहले डिपार्टमेंट में इनपुट कितना हुआ? 3 मिलियन आपकी टोटल मटेरियल की कॉस्ट है। 3 मिलियन आपके टोटल मटेरियल की कॉस्ट है। 50 रुपी पर केजी आपके पास है, तो उसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनपुट कितना हो रहा है? 60,000 किलोग्राम्स, ठीक है। तो 60,000 किलोग्राम्स का 5% आपका नॉर्मल लॉस होगा। इज दैट क्लियर? फिर जब हम रिफाइनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है? रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा इनपुट है वो हमें निकालना है। नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने, कोई सिग्मा थीटा एंड बाय प्रोडक्ट जीरो सोल्ड एट 300 540, कुछ भी नहीं करना। फिर कॉस्ट पर लीटर ऑफ सिग्मा एंड थीटा के लिए हमें कुछ भी नहीं करना उसका, बस उसको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट से एबनॉर्मल लॉस क्यों लेस किया? जॉइंट कॉस्ट से एबनॉर्मल लॉस लेस किया हुआ इन्होंने जी, वो इसलिए किया हुआ ना रुसना, आप जरा अपना ना कैलकुलेट करो अपना जब हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की तरफ जरा देखते हैं, हमारे पास क्या हो गया? टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई थी, जरा मुझे बताएं कितनी है टोटल जॉइंट कॉस्ट? मैं खुद ही देख लेती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, आंसर टू क्लास ऑफ 14। हाँ जी, कितना है आपके पास? ये रहा, ठीक है, 7116.2 यही आ रहा है, ठीक है, 7116.2। अब मुझे एक बात बताएं, अब 7116.2 जो हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट हुई थी, इसमें से कुछ एक्सपेंस आउट हो जाना है एबनॉर्मल लॉस में, ठीक है ना। कुछ आपका क्या हो जाना है? एक्सपेंस आउट हो जाना है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर, और आपको ये बात पता है कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरी कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़नी चाहिए, है ना, कॉस्ट पर यूनिट मेरी नहीं बढ़नी चाहिए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखें जी, 711.6 कितना है, बल्कि 7116.2, ठीक है। तो 7116.2 इसको मैं फुल फॉर्म में लेके जा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मिनट है, क्या हो गया इसको? हाँ जी, ये मेरी टोटल जॉइंट कॉस्ट है, ठीक है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है। मुझे बात भी पता है, ठीक है, मुझे एक बात ये पता है कि 7116.2 में से क्या होगा, कुछ तो मेरा गुड आउटपुट है, यानी कि कुछ मेरा किसमें जाएगा? सिग्मा, और दूसरा कौन सा है? बीटा, है ना। सिग्मा एंड बीटा में कुछ कॉस्ट मेरी ट्रांसफर हो जानी है, और कुछ कॉस्ट मेरी चली जानी है एबनॉर्मल लॉस के अंदर। अब मेरी बात गौर से सुनिए, अगर मैं 7116.2 को ही लेती हूँ, ठीक है, 7116.2 मिलियन को ही मैं अपना लेती हूँ, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, कितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? अच्छा, ये इन्होंने एलोकेट कर दिया ना, मेरे पास फिर पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, इसको अगर मैं एलोकेट करके फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालती हूँ, तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि 7116.2 को मैं एलोकेट करूं इन दोनों सिग्मा और बीटा पे, और फिर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूं, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी। वजह इसकी ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी इसका पार्ट बना हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो एबनॉर्मल लॉस मेरे यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे इस कॉस्ट का पार्ट बने हुए हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो ये हुआ कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 7116.2 में से मुझे ये बात पता है कि एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस को मैंने निकाल देना है। ये वो यूनिट्स हैं जो कि खत्म हो गए, डिफेक्टिव हो गए, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो जो मेरे बाकी यूनिट्स बचते हैं उनके ऊपर मैंने कितनी कॉस्ट एलोकेट करनी है? वो करनी है 7074.47। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक सवाल ये था
कि मेरी एनआरवी बीटा की कैसी निकली। ठीक है, मेरी एनआरवी बीटा की कैसे निकलेगी, तो मैं जरा क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। मुझे उसने ये बता दिया सिग्मा थीटा एंड बाय प्रोडक्ट जी वर सोल्ड एट 300 540 लीटर पर लीटर रिस्पेक्टिवली। देयर वाज नो वर्क इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। और इन्होंने आपको यहाँ पे आउटपुट भी दे दिया हुआ है। ठीक है जी, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बाय। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, बीटा का आउटपुट है 16055 और जी जो हमारा बाय प्रोडक्ट है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। रिफाइनिंग से फिर लीटर्स कितने निकल रहे हैं, 15200। इन्होंने आपको थीटा की सेल वैल्यू दे दी हुई है 500 और इन्होंने कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये आ गई ना, है ना। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आ गई, ये आ गई। तो हमारे पास एनआरवी क्या होगी, अल्टीमेट सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बात समझ आ रही है। 350 मिलियन 3,50,000 और 8,90,000 ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बीटा की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, वो तो थीटा की सेल वैल्यू दी हुई है ना। ठीक है, बीटा की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी दी हुई है, तो कल हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग होती है किसी भी यूनिट में, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो हम उसकी एनआरवी कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट टू सेल। याद है? अच्छा, आपने सब कंफर्म करना था। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा जी, अनस वाली बात आ गई। फिर अनस ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास बेटा, और हम कितनी एग्जांपल्स करें, अभी कर तो रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है ना। 500 हमारे पास पर लीटर है ना, ये 500 पर उसने यूनिट आपको बता दिया पर लीटर। ठीक है, और फिर आपने कहा कि भाई पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, हमारे पास बीटा का आउटपुट कितना है, थीटा का, सॉरी, इट्स 15,200। 15252 क्या लिया हुआ है इन्होंने, 15252। ये 52 अब नॉर्मल लॉस है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ऐसी बात है, अब नॉर्मल लॉस को हमने डिनोमिनेटर में रखना है ना। ठीक है जी, 52 आप कह रहे हैं कि अब नॉर्मल लॉस है, वो आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बना के उसको वर्कआउट कर लिया होगा, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही। तो 52 हमारा अब नॉर्मल लॉस है। हमने अगर हम आउटपुट को लेते हैं तो हमारे पास वही होगा, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो काम हमें करना नहीं है। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लेना है, टोटल जो आपके पास आउटपुट प्लस अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है 15। ठीक है, 15,200 प्लस 52 लीटर्स। ठीक है जनाब, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाती है, 350 प्लस 890। तो टोटल अमाउंट दी हुई है डिवाइड बाय 15 252। तो बीटा में से आपने पर यूनिट सेल पर लीटर सेल प्राइस में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दी, तो एनआरवी आपको आ गई स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितनी है। कल बाय प्रोडक्ट की समझ नहीं चली, आपने रिवीजन किया है, रिकॉर्डिंग की लेक्चर रिवीजन किया है बेटा अनस? बहुत सिंपल है बेटा, बाय प्रोडक्ट का तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। सिर्फ उनकी आपने ट्रीटमेंट देखनी है कि बाय प्रोडक्ट में तो कोई है ही नहीं, कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब नॉर्मल लॉस इसमें क्या होगा, पहले डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस तो हमें समझ में आ गया, मटेरियल इनपुट है 60,000। ठीक है, 60,000 किलोग्राम्स, राइट। और सेकंड डिपार्टमेंट के लिए इनपुट क्या है, सेकंड डिपार्टमेंट के लिए इनपुट ये बीटा का आउटपुट है। ठीक है अनस, जो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बीटा प्रोड्यूस किया, वो कह रहे हैं कि बीटा आगे रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में जाता है। तो बीटा जब आगे रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में गया तो 16,055 गया, तो ये रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का इनपुट हो जाएगा। तो 16,055 का 5% हमारा हो जाएगा रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का लॉस। आउटपुट हुआ है 16,055 में से कुछ तो हो गया आपका नॉर्मल लॉस, और आउटपुट आपके पास आ गया 15,200। तो अब नॉर्मल लॉस कितना होगा वो आप यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में क्या समझ नहीं आया अनस? लॉस लेस नहीं हो रहा, सेल प्रोसीड्स लेस हो रहे हैं।
जो जीटा की कॉस्ट है उसका हमने कहीं कुछ नहीं करना, जीटा हमारा बाय प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट नॉर्मल लॉस की तरह आउटपुट में एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। हमने जीटा की कॉस्ट का कुछ नहीं करना। और ये लॉस आप किस बात की, किसकी चीज की बात कर रहे हैं? नॉर्मल लॉस का जीटा से क्या ताल्लुक? जीटा तो हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये तो नॉर्मल लॉस हो रहा है। अनस किस क्या क्या कंफ्यूज हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? आप चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो बच्चे? हाँ जी, क्लास ऑफ 14 में अनस, और क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बीटा बोल रहे हो आप? लॉस को क्यों लेस करेंगे बीटा की कॉस्ट में से? जो बीटा आगे रिफाइनिंग में जाएगा, रिफाइनिंग के लॉस का बीटा की कॉस्ट से क्या ताल्लुक है? क्या हम कभी नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को माइनस करते हैं कहीं से? नहीं। ठीक है, नॉर्मल लॉस का तो कोई कहीं से भी हम माइनस नहीं करेंगे ना। हाँ, गुड आउटपुट में मतलब यानी कि आपके जो सिग्मा और बीटा है उसमें जब हम एलोकेट कर रहे होंगे कॉस्ट, उसमें से अब नॉर्मल लॉस को बेसिकली कैटेगरी मतलब सेपरेट आउट कर देंगे ना। ठीक है, हम सेपरेट आउट करेंगे। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है 7,116,200, इसमें आपको पता है कि अब नॉर्मल लॉस भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब नॉर्मल लॉस को सेपरेट आउट कर देना, उसको अलग कर देना 7,116,200 में से, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारा एलोकेट होगा सिग्मा और बीटा पे। क्लास वर्क 14 में हाँ, क्वांटिटी स्केड्यूल में तो लेस होता है ना बेटा, क्वांटिटी स्केड्यूल में तो लेस होगा ना। यहाँ पे इन्होंने लेस ही किया हुआ है, यहाँ पे ऐड होते हुए दिखा है, मतलब वो ब्रैकेट्स नहीं डाले हुए, लेकिन हो तो लेस ही रहा है ना। हम कब करते हैं एबनॉर्मल लॉस फ्रॉम कॉस्ट? जब आपको एलोकेशन करनी हो तब आप इस तरह से एबनॉर्मल लॉस को अलग कर देंगे। उसकी वजह समझ लेना जरा, मुझे जरा जल्दी से 7,116.2 को एलोकेट करके बताएं इस टोटल एनआरवी के बेसिस पे। जरा आपके सामने मैं करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपके पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है ये सिग्मा और बीटा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल एनआरवी इन्होंने कैलकुलेट कर ली हुई है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। वही 17,162.23 के बेसिस पे हमने अब किसको एलोकेट कर रहे हैं? हम 7,116.2 को एलोकेट करें, ताकि मैं आपको सिर्फ आप लोगों का पॉइंट जो है मेन उसको मैं समझा दूं कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को क्यों सेपरेट आउट किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है वो इन्हीं कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जो हमारी कॉस्ट हमारी इंकर हुई है, तो एबनॉर्मल लॉस भी जो हमने इंकर किया है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो हमारा ज्यादा कॉस्ट लगी है, मटेरियल की ज्यादा कॉस्ट लगी, लेबर की ज्यादा कॉस्ट लगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे ज्यादा लगे, व्हाटसोएवर, राइट, वो इंक्लूडेड है इन सारी फिगर्स के अंदर। तो अब हमें क्या इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल लॉस अपना एलोकेट करना है यूनिट्स के ऊपर? नहीं, देख लेते हैं वजह क्या है उसकी। तो अगर मैं किसको 7,116.2 मिलियन को अगर एलोकेट करूं किसके ऊपर? सिग्मा और बीटा पे, तो मेरे पास क्या पोजीशन होगी वो देख लेते हैं। मैं किस रेशो पे करूंगी? ऑब्वियसली एनआरवी के रेशो पे। दिस मल्टीप्लाइड बाय एनआरवी का रेशो कितना है? 10,440. That's it, 10,440 divided by 17,162.23. तो multiplied by 10,440 divided by 17,162.23. 17,162.23. तो ये मेरे पास कितना बनता है? 4328874। याद रखिएगा, मैंने फुल अमाउंट, मैं रुपीज एंड थाउजेंड्स में नहीं ले रही, मैंने फुल अमाउंट में ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीटा का फिर कितना आएगा? मैं सिंपली यहाँ से उसको माइनस कर देती हूँ। ठीक है, एक तरीका ये भी है ना, 7,116,200 को मैंने एलोकेट करना है ना, तो मैंने इसको इस तरह से एलोकेट कर दिया। ठीक है, फिर मैं आई किसके ऊपर? मैंने कहा कि जी यूनिट्स में जरा देखती हूँ, मेरे पास सिग्मा के यूनिट्स कितने बनते हैं, कितने लीटर्स मैंने प्रोड्यूस किए सिग्मा के? 34,800। ये कहाँ पर गिवन है? ये इधर गिवन है, 34,800 लीटर्स। ठीक है, इधर आ जाएंगे। 34,800 लीटर्स मेरे हो गए यूनिट्स, लीटर्स हो गए
सिग्मा के और बीटा के मेरे पास कितने होंगे 15 to 52, 15,200 तो मेरा आउटपुट है, ठीक है। 15,200 मेरा आउटपुट है। मैंने इसमें एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी क्या लेते हैं हम, एक्सपेक्टेड आउटपुट, याद है हम डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट लेते हैं, एक्चुअल आउटपुट नहीं लेते। डू यू गाइस रिमेंबर दैट, याद है या नहीं। हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जहां पे कोई ओपनिंग WIP नहीं होता, हम क्या लेते हैं, हम डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से अपना काम करूं तो मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है, मेरा सिर्फ नॉर्मल लॉस इनकॉर्पोरेट होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस सिर्फ मेरा इनकॉर्पोरेट होना है। तो मैं बेसिकली क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इनपुट माइनस इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, है ना। तो मेरे पास इनपुट यूनिट्स कितने थे रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में 16,055, और मैंने नॉर्मल लॉस यूनिट्स अब इसमें से मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 15,252, ठीक है। तो यानी कि वो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था, तो 15,252 मैंने ले लेना है डिनोमिनेटर के अंदर, और मैंने क्या कैलकुलेट कर लेना है, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब देखें यहाँ पे कितनी मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 124.39, और यहाँ पे कितनी आ रही है 123.66, ठीक है। तो ये मेरे एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरे पास ज्यादा कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है। इज दैट क्लियर। तो मैंने अपने सिग्मा और बीटा के ऊपर जो एलोकेट करनी है कॉस्ट, ठीक है, जो सेपरेट जो मैंने एलोकेट करनी है कॉस्ट, वो मैंने कौन सी करनी है, वो मैंने 7,116,200 नहीं करनी, बल्कि उसमें से मैंने एबनॉर्मल लॉस रिमूव करके करनी है। मुझे एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पता लग जाएगी ना, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट तो मुझे पता लग जाएगी। 7,116.2 मेरी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है, ठीक है। उसमें से मैं क्या कर दूंगी, मैंने यहाँ पे यूनिट से उसको डिवाइड कर दिया, और मेरे पास एबनॉर्मल लॉस कितने हैं 300 है, ठीक है जी बिल्कुल। कैसे हिट नहीं करता कि वो इंक्रीज में रिजल्ट नहीं करेगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस शुड नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट, तो नहीं हो रहा ना। अब जिस तरीके से अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें नहीं हो रहा। पैकिंग कॉस्ट लेस करते हैं वो तो ठीक है, मैं मैम फिक्स कॉस्ट को पोर्शन क्यों किया उसकी समझ नहीं है, बस एक बार ओवरव्यू दे दिए। क्वेश्चन 11 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 11 में कह रहा है, आपने कल क्वेश्चन 11 करवाया, उसमें हम पैकिंग कॉस्ट लेस करते थे। पैकिंग कॉस्ट हमने कहाँ से लेस किए, फिक्स कॉस्ट को पोर्शन क्यों किया, मैम उसकी समझ नहीं आई। बेटा ये पैकिंग कॉस्ट है, ये हमारी जॉइंट कॉस्ट थोड़ी है, ये तो हमारी कॉस्ट टू सेल है। जो या आप उसको इस तरह से देख लो ना, पैकिंग कॉस्ट तो आपको प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी की वेरिएबल वाली तो गिवन है, लेकिन जो फिक्स्ड पैकिंग कॉस्ट है वो आपको नहीं गिवन ना। प्रोडक्ट ए पे कितना जाना है, प्रोडक्ट बी पे कितना जाना है, प्रोडक्ट सी पे कितना जाना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी, अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। और किस बेसिस पे अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, मटेरियल कंजम्पशन इन स्क्वायर फीट। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई प्रोडक्ट बी का के ऊपर आपने कितने फिक्स्ड पैकिंग कॉस्ट एलोकेट किए, तो आप क्या बोलेंगे, कितना है प्रोडक्ट बी के ऊपर, कितना फिक्स्ड पैकिंग कॉस्ट जो है वो कितना जाएगा, वो तो आपने कैलकुलेट करना है ना प्रोडक्ट वाइज। फिर आप कह रहे हो कि जी क्वेश्चन
और सेकंड क्वेश्चन 10 में एक पॉइंट ये पूछना है कि उसने बोथ प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए डिपार्टमेंट 1 लिया है। आप इसकी बात कर रहे हो, क्लास वर्क 10 की बात कर रहे हो, डिपार्टमेंट बी क्यों नहीं लिया? नहीं, इसमें तो डिपार्टमेंट्स नहीं आ रहे। आप किसकी बात कर रहे हो अनस? प्रैक्टिस क्वेश्चन 10। देखिए सिनेरियो सारे ना अलग अलग है, डिफरेंट है। उसमें आप क्या कह रहे हो? मैं एक अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको मैंने एज होम असाइनमेंट दिया था। इसमें बताएं क्या मसले आ रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ए पोलैंड के इधर भी डिपार्टमेंट, बेटा इसमें डिफरेंस है ना। पोलैंड जो प्रोडक्ट है वो हमारा डिपार्टमेंट बी में जा सकता है, लेकिन स्टिग्मा ने नहीं जाना। स्टिग्मा तो सेल हो रहा है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? डिपार्टमेंट बी में हो रही है। आप सिनेरियो को भी तो समझो ना, हर क्वेश्चन जो है वो सेम थोड़ी है, हर सवाल में सिनेरियो अलग है। और वो क्या सिनेरियो है? सिनेरियो ये है कि डिपार्टमेंट बी में सिर्फ और सिर्फ पोलैंड ने जाना है, ठीक है। स्टिग्मा ने डिपार्टमेंट बी में जाए बगैर ही वो डिपार्टमेंट ए से बस पास ऑन होगा, और फिर जो भी जिस भी हालत में डिपार्टमेंट ए के बाद होगा वो बिक जाएगा उस पर। दोनों सिनेरियो ही डिफरेंट है। डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए जो है वो पोलन और स्टिग्मा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। डिपार्टमेंट बी सिर्फ और सिर्फ पोलन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? पोलन कैन ईदर बी सोल्ड एज स्प्रेड ऑफ पॉइंट और कैन फर्दर बी प्रोसेस्ड एट डिपार्टमेंट बी एंड सोल्ड एज अ न्यू प्रोडक्ट सीड्स। स्टिग्मा इज सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, लिखा हुआ है साफ साफ। जी बिल्कुल, क्लास वर्क 14 में भी सिर्फ बीटा ही अगले प्रोसेस में जा रहा है, थीटा बन के। ऑब्वियसली बात है बेटा। पहले तो हमने जॉइंट कॉस्ट, मुझे बात बताइए, जब तक हम जॉइंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जॉइंट कॉस्ट इनकर हो रही है पोलन और स्टिग्मा पे, ठीक है। हम सीड्स की बात ही नहीं करेंगे जॉइंट कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि जब तक प्रोसेस सेम है, मुझे बात बताइए, सेम प्रोसेस किसके लिए है? स्टिग्मा और पोलन के लिए। उसमें सीड्स तो अब तक आया ही नहीं ना। जब हम, अगर हमने अपने पोलन को आगे भेज दिया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फिर तो कोई जॉइंट कॉस्ट की बात ही नहीं है। क्यों? फिर तो कोई सारी की सारी कॉस्ट पोलन के ऊपर ही लग रही है उसको सीड्स में कन्वर्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो पोलन और स्टिग्मा की हम बात करेंगे जब भी हम जॉइंट कॉस्ट का इश्यू लेकर आते हैं। इसी तरह जब अभी हमने क्लास ऑफ 14 देखा तो उसमें हमने थीटा का जिक्र ही नहीं किया। हमने कहा कि जॉइंट कॉस्ट किस पे एलोकेट होनी है? ये बीटा और किसके ऊपर? सिग्मा, बीटा और सिग्मा पे। इज दैट क्लियर? तो थीटा की तो बात ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब अगर हम डिपार्टमेंट रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में जब भी हम बीटा को भेजेंगे, फिर तो जितनी भी रिफाइनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो बीटा पे ही एलोकेट होगी, तो वो उसमें तो कोई जॉइंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब तक सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ही प्रोसेस है तो वो कौन से डिपार्टमेंट में है? वो डिपार्टमेंट ए में है। और डिपार्टमेंट ए का जो आउटपुट है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पोलन और स्टिग्मा। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इसमें कोई मसला? कौन से दो प्रोडक्ट्स पे अपोर्शनमेंट करनी है आपको जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट कॉस्ट की? जॉइंट कॉस्ट कौन से दो प्रोडक्ट्स पे अपोर्शन होगा? ऑब्वियसली बात है पोलन और स्टिग्मा पे ही सिर्फ, ठीक है। सीड्स की कोई बात हम करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम पोलन को आगे भेजेंगे सीड्स की कन्वर्जन के लिए तो डिपार्टमेंट बी की जितनी भी कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट बी में तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइटम है? पोलन ही है। तो जॉइंट कॉस्ट तो वहां पे होती है जब एक ही प्रोसेस हो और दो प्रोडक्ट्स बन रहे हो। तो डिपार्टमेंट बी में तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सीड्स है। पोलन इनपुट हुआ और सीड्स निकला। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, हसनैन, ऐमन, अनस, दिलशाद, फैसल, गुलाम मोहम्मद, जावेद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद बिलाल,
शाहरुख, मुनीबा, समरा, सना, शाहजेब, उजैर, क्लियर हो गई बात? चलें आगे चलें। होम असाइनमेंट आज का भी लिख लीजिए। क्लास वर्क 14 आपने करना। क्लास वर्क 14 मैंने दिया था अभी, है ना? क्लास वर्क 15 में भी आपके पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन हो रही है। क्लास वर्क 15 आपने करना है। थीटा बेटा हमारा बाय प्रोडक्ट है, नहीं थीटा की कॉस्ट तो कहां से माइनस किया हमने? बीटा की सेलिंग प्राइस से थीटा की कॉस्ट कहां माइनस की? हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस किया बेटा। एनआरवी कैसे निकलेगा? कल मैंने आप लोगों को तीनों सिचुएशन में फॉर्मूलाज लिखवाए हैं ना। अगर तो फर्दर प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें एनआरवी कैसे निकलती है? उसमें एनआरवी निकलती है सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट टू सेल। तो आपको पता है कि बीटा जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचा जाएगा थीटा की फॉर्म में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बीटा की एनआरवी क्या है, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 3 लाख, 3.5 लाख का वो सब कुछ, 3.5 लाख और 8,80,000। बेटा जो आप कह रहे हो ना बात, वो तो सिर्फ एक किस्म का समरी है। आप मेन तो मतलब उससे मेरा नहीं ख्याल इतना कोई ऐसे ही कर रहा है बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 में ऐसे ही तो कर रहा है। एक सेकेंड। अच्छा, उसमें उसने वो क्या रखा है, बेसिस क्या रखा है? एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट रखा होगा। फिर उसने नेट रियलाइजेबल वैल्यूज नहीं लिए होंगे, उसने एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट लिखा हुआ होगा। एक सेकेंड, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया? ये रहा ना, ये रहा ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में तो हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लेंगे ना। अगर सिर्फ सादा एनआरवी लिखा हुआ है तो फिर तो उसमें हम लेंगे ना। मतलब एनआरवी अगर मैं आपको कहूँ कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड दैट्स इट, तो फिर तो हम इसका मतलब है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपने सिर्फ एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। क्यों? मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्योंकि वो कह रहा है पोलन जो है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी सेल हो सकता है, और वो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पॉइंट भी, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी सेल हो सकता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऊपर जो बीटा वाला था ना, बीटा ने हर हाल में रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से गुजर के फिर सेल होना था। पॉइंट समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? बीटा ने हर हाल में रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से गुजरना था और इन द फॉर्म ऑफ थीटा सेल होना था। यानी कि वी कैन नॉट सेल बीटा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ऑन दी अदर हैंड पोलन जो है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी सेल हो सकता है और उसके बाद भी सेल हो सकता है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसलिए उसने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि यहाँ पे फिर हम किस पॉइंट की एनआरवी लेंगे पोलन की। वो कह रहा है स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो एनआरवी है ना वो ले। तो हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एनआरवी ले रहे हैं। हमें पता है कि अब पोलन की 2 एनआरवीज निकल सकती हैं। एक निकलेगी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एक होगी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बीटा की ऑन दी अदर हैंड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कोई एनआरवी थी नहीं, उसकी एक ही एनआरवी है और वो है वो अल्टीमेटली सेल कब होगा? अल्टीमेटली हर हाल में उसने फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही सेल होना है। तो देयर इज जस्ट वन एनआरवी, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल कि हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट यूज करें या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूज करें। समझ आ रही है बात? चलें, होम असाइनमेंट अपना लिख लें। होम असाइनमेंट तो एक आपके पास हो गया। क्लास वर्क 15 आपने करना है, ठीक है? किधर गया क्लास वर्क 15? चले अनस, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये जब पीछे आ जाता है ना। चलें जी, क्लास वर्क 15 आपने सॉल्व करना है। ये हमारा एक रह गया है। बाकी क्लास वर्क 10 बहुत सिंपल सा है, वो आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है? क्लास वर्क 15 पर इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे अगर तो कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 दे दिया है, ठीक है? अब आखिर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह गए, सारे मैं नहीं करवा रही, वो आप खुद सॉल्व करके प्रॉब्लम होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर जो होम असाइनमेंट में दे रही हूँ वो दे रही हूँ। तो ये इसका मिलता जुलता तो हम कर चुके हैं। अल्फा बीटा जीटा 14 तो हम कर चुके हैं, इससे मिलता जुलता, राइट? 14 हम कर चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14, अल्फा बीटा एंड बाय प्रोडक्ट जीटा
ये में हम कर चुके हैं ना 25,000 25। यही तो है, ये तो हमने सवाल किया है। कल किया था ना ये, इन्होंने दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया ना यहाँ पे। अच्छा जी, आप कर लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 आपका होम असाइनमेंट है, क्लास वर्क 15 होम असाइनमेंट है, और हमारे एक दो और क्वेश्चंस रह गए हैं। चलो ये पे मैं आपको 3 होम असाइनमेंट्स अभी दे देती हूँ, और एक और सवाल मैं आपको कल दे दूंगी करने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 फिर हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। ठीक है सना, 3 मैं आपको कल होम असाइनमेंट में दे दूंगी। तो अभी आपके जो आज के होम असाइनमेंट के टारगेट कॉस्टिंग हम इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें मैं कोई आज होम असाइनमेंट नहीं दूंगी। ठीक है, क्लास वर्क 15, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, जिसमें अगेन बाय प्रोडक्ट था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 14 तो नहीं था, 12। ठीक है, ये 3 होम असाइनमेंट्स है। फिर हमारा मेजर एक क्वेश्चन रह जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, वो फिर हम लोग कल, मैं आपको कल एज होम असाइनमेंट दे दूंगी। ठीक है इंशाल्लाह। चलें जी, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आप आपको आई होप प्रोसेस कॉस्टिंग का जितना हवा बना हुआ था वो काफी हद तक अब थोड़ा हवा जो है वो खुश हो गया होगा। हाँ जी, सही से बताएं, प्रोसेस कॉस्टिंग मुश्किल है? इतनी तो नहीं है ना मुश्किल जितनी कह रहे थे कि होगी, है ना? इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वही अब देखें खुश हो गया काफी हद तक। होम असाइनमेंट्स में मैंने देखा कि होम असाइनमेंट्स में आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हुई नहीं, विच इज वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से है। हमने पहले सिनेरियोज को स्टडी किया, और फिर हम उन सिनेरियोज को जब मिक्स उसमें आए हैं तो फिर आप लोगों को अप्लाई करना बहुत आसान हो गया। अब आपने सिनेरियोज पढ़े हुए हैं, कोई भी चीज आपके सामने आएगी, आपने पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा सिनेरियो एप्लीकेबल है, और फिर आप उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना? चलें जी, प्रेशर ऑब्वियसली बात है इंशाल्लाह आगे भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको मजे की बात बताऊं, टारगेट कॉस्टिंग जो आज में हम एक चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें आज और कल का दिन ही लगेगा, और फिर हम अपनी बजटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ बहुत ही छोटे हैं, और कुछ जो है जो बड़े हैं वो सिर्फ 2 है, बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है। इवन बजटिंग जो है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो किसी तरीके से मैं अपने लेक्चर नोट्स जो है, क्योंकि वो उनमें मैक्सिमम 6 से 8 घंटे लगने हैं, तो वो भी हमारा एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। बजटिंग हो सकता है एक हफ्ते से कम में पूरा हो जाए। ठीक है, बजटिंग जो है कोशिश कर रही हूँ तरीके से मैं अपने लेक्चर नोट्स जो है, क्योंकि वो उनमें मैक्सिमम 6 से 8 घंटे लगने हैं, तो वो भी हमारा एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। बजटिंग हो सकता है एक हफ्ते से कम में पूरा हो जाए। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग हम अभी स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड वी
अच्छा जी, समराइजिंग की बात कर रही है मुनीबा, और शाहरुख भी कह रहे हैं कि हाँ जी अगर ये हो जाए तो बड़ा पॉसिबल होगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैंने शायद इससे पहले आप लोगों से बात शेयर की हुई है कि समरी नोट्स जो है वो आप लोग खुद बनाने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ चीजों की समरी तो मैंने आप लोगों से कमेंट की हुई है, ठीक है जी, कि वो मैंने बनानी है, जो रूल्स हैं हमारे, है ना, कि हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से कैलकुलेट होगी, वही जिस तरह के मैंने 2-3 टेक्निकल सिनेरियोज में किए थे, है ना। लेकिन आप खुद कोशिश करें कि आप पूरे जितना भी आपने पढ़ा है सिनेरियो 1, 2, 3 करके प्रोसेस कॉस्टिंग में, विद लॉसेस विदाउट लॉसेस, है ना, तो वो खुद आप समराइज करें उसको, ठीक है। और फिर आप खुद ही देखेंगे कि भाई ऑब्वियसली बात है, समराइज करेंगे तो आप फिर उसको अप्लाई भी करें, चेक भी करें कि भाई जो हमने क्वेश्चंस किए क्या उनमें वही वाली चीज अप्लाई फॉलो हो रही है नहीं हो रही, ठीक है जनाब। तो कुछ चीजों में इस तरह से खुद करेंगे तो बेहतर होगा, हर चीज आपको स्पून फीड कर दी जाएगी तो मजा क्या आएगा उसमें, ठीक है ना। तो इसको जरा ये एक्टिविटी को करें, और चाहे तो चले मेरे से शेयर कर लें व्हाट्सएप के ऊपर। होपफुली इंशाल्लाह जनवरी में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि आई माइट बी एबल टू चेक योर समरीज एज वेल। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर समरी किसी ने बनानी है तो वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो बना के मेरे से शेयर कर ले फिर, ठीक है। हाँ, जर्नल एंट्रीज भी मैंने अपलोड करनी है, वैसे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, टाइम की थोड़ी कमी है। 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह जब थोड़ी सी ये रूटीन मेरी थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको कर दूंगी, ठीक है। मुझे तो लग रहा है आजकल टाइम में कोई बरकत ही नहीं रही, हम लोग शायद अल्लाह ताला से इतनी दूर हो गए हैं, इस्लाम से इतना दूर हो गए हैं। एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वक्त में कोई बरकत ही नहीं है। ऐसे वक्त जो है वो उड़ता है और आपको लगता है कि जी आपने जो 10 काम करने थे उनमें से मुश्किल से 2 हुए। तो एक तो वही इशू है, हम लोग टाइम भी बड़ा वेस्ट करते हैं, है ना, बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहेंगे और नहीं उसमें हिम्मत होती। और फिर एक वही बात है, दीन से दूरी, इस्लाम से दूरी। अगर आप नोट करें, रमजान में बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा होता है, मतलब जो मुझे फील होता है, उसमें हम कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे होते हैं, नमाजें भी टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है जिस तरह टाइम ही टाइम है। जिस तरह कल रात को भी मैंने ऐसे ही किया कि यहाँ से 8 या 8:30 बजे मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली थी। तो हालांकि यही होता है ना कि 8-8:30 बजे अच्छा जी फैमिली टाइम है, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, फिर जी 9 बजे खाने का टाइम हो गया, 10 बजे तक फारिग होते हैं, 10 बजे पे ऑब्वियसली बात है फॉर लेडीज जो है वो यही होता है कि अच्छा जी किचन में थोड़ा सा हेल्प करना है। तो होते 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 12 बजे जो है वो कभी कभार ईशा की नमाजें हो रही होती हैं, है ना। तो कल जब मैंने ईशा की नमाज पढ़ी तो आई फेल्ट फारिग, मतलब अलग बात है कि मैं फारिग रही नहीं लेकिन मुझे ये था, एक तसल्ली रही थी कि भाई मतलब एक मैंने मेजर फर्ज जो है, मेजर मेजर काम एक मैंने कर लिया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं उल्टा सुस्ती पड़ गई थी, अच्छा ये काम करते हैं, ठीक है कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी, ठीक है। तो मुझे कल फिर बड़ा एहसास हुआ इस बात का कि नमाजें टाइम पे भी हम पढ़ लेना, बिल्कुल टाइम पे, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। आपको लगता है जिस तरह क्या 5-10 मिनट की तो एक्टिविटी होती है, ये 5-10 मिनट की आपने एक्टिविटी की, फिर अगला पूरा घंटा आपका घंटा डेढ़ जो है अगली नमाज तक फारिग ही फारिग फील हो रहा होता है, ठीक है। चले जी टारगेट कॉस्टिंग पर आते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा चैप्टर है ये, छोटा सा हमारा चैप्टर है। तो टारगेट कॉस्टिंग का सबसे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि ये है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगेन इसको मैं थोड़ा बहुत पैक हैंडबुक से रेफर करूंगी, क्योंकि पैक हैंडबुक में इसकी जो जितना भी थ्योरेटिकल एलिमेंट है उसका हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जरा हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, उसमें हमने करना क्या है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग, द टर्म इटसेल्फ डिनोट्स व्हाट, कि हमने अपनी एक टारगेट कॉस्ट सेट करनी है, ठीक है। क्या है इसका हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या होता है टारगेट कॉस्टिंग का, टू सेट अ टारगेट फॉर मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ अ
प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, एंड देन टू वर्क आउट हाउ टू अचीव दैट टारगेट। अब वो क्या हम लोगों ने मतलब प्रैक्टिकल क्या हम स्टेप्स लें टू अचीव दैट टारगेट, वो तो हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसका एटलीस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इवेल्युएशन वो आपसे पूछ सकता है कि भी सजेस्ट करें हम किस तरीके से इनको जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो वो हम अगेन स्टडी टेक्स्ट से भी थोड़ा सा हम रेफरेंस लेंगे, थ्योरी जो हमारी है कि भाई किस तरीके से व्हाट आर द इवेल्युएशन ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स, कि किस तरीके से हम अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव करें। ठीक है, तो सिंपली स्पीकिंग हमारे पास क्या होता है, टारगेट कॉस्टिंग। पहली बात तो ये, टारगेट कॉस्टिंग का काम होता है जब प्रोडक्ट हमारी डेवलपमेंट की स्टेज पर हो, यानी कि अभी तक हमने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, अभी हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है ना, अभी हम उसकी डिजाइनिंग के बारे में सोच रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितना मटेरियल लगेगा, लेबर कितना लगेगा, एफओएच कितना एब्जॉर्ब करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो जब आप डेवलपमेंट की स्टेज पर होते हैं तब आप टारगेट कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब आप टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं, ताकि प्रोडक्ट की लॉन्च से पहले ही, प्रोडक्ट की कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले ही हम अपनी कॉस्ट को विद इन दैट टारगेट कॉस्ट या उस टारगेट कॉस्ट लेवल तक ले आए। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमारी टारगेट कॉस्ट ये है, लेकिन हमारी एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट ये आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरी टारगेट कॉस्ट है 120 रुपी पर यूनिट, लेकिन जब मैंने सारा हिसाब किताब लगाया तो मेरे पास आया कि भाई मेरी एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट होंगी 150 रुपीज पर यूनिट। तो मैंने अब क्या करना है, मुझे पता है कि आई नीड टू ब्रिंग माई एस्टिमेटेड कॉस्ट टू व्हाट 120 रुपीज, राइट। तो मैं फिर क्या करूंगी, अब मैं उसकी हो सकता है डिजाइनिंग में चेंज लेकर आऊं प्रोडक्ट की, है ना। हो सकता है मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट में आइटम डाला हो जो कि वैल्यू एडिशन ना कर रहा हो, है ना। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है, हो सकता है मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कोई फीचर हो, नहीं एस्टिमेटेड 120 नहीं थी, टारगेट 120 था, और जब मैंने निकाला एस्टिमेट निकाला कि भाई एक्चुअली मुझे कितना इनकर करना पड़ेगा, कॉस्ट मटेरियल कितनी कॉस्ट इनकर होगी, वो कितना होगा, टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है, वो भी हम देखते हैं उसको। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो टारगेट मेरी कॉस्ट थी 120 रुपी पर यूनिट, टारगेट कॉस्ट निकलती है आपके प्रॉफिट के हिसाब से। आपको पता होता है कि जी मार्केट में, ये भी मैं पूरा सिनेरियो आपको समझाती हूँ, ठीक है, लेकिन इन अ वाइल, ठीक है ना। तो आप अपनी एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट को, मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको टारगेट कॉस्ट में किस तरह से लेकर आ सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमने प्रोडक्ट में सोचा कि चलो फिर डिजाइन चेंज कर लेते हैं, फलानी चीज रिमूव कर देते हैं, फलानी चीज को थोड़ा कम कर देते हैं, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, है ना। फिर हम अपने लेबर को भी ट्रेन कर सकते हैं, हम कहेंगे कि अच्छा जी हमारा लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा इनकर हो रही है, अगर हम लेबर कॉस्ट को थोड़ा कम कर दें, किस तरीके से कम कर दें, पहले जो लेबर है हम लोग हिसाब लगा रहे थे कि 10 घंटे लगेंगे एक यूनिट के ऊपर, हम एक काम करते हैं, हम अपने लेबर को ट्रेन कर देते हैं, ठीक है, कोई ट्रेनिंग उनको दे देते हैं जिसकी वजह से अब वो 10 घंटे के बजाय 8 घंटे लेगी एक यूनिट के ऊपर। तो जब नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे तो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, यू गेट द पॉइंट। तो हम मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सकते हैं, टारगेट कॉस्ट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो एक हमारे पास चीज होती है, थोड़े से टर्म्स पहले हम देख लें, उसके बाद हम सिनेरियो के ऊपर आएंगे, डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट गैप। ठीक है, कॉस्ट गैप क्या होता है, कॉस्ट गैप होता है, बिल्कुल जनाब, आप बॉट्स अगर यूज करते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर तो फिर उसके अंदर याद रखिएगा कि उनकी एक तो ये कि कुछ कॉस्ट भी हमारी कम हो सकती है, हो सकता है कोई एडिशनल कॉस्ट भी इनकर हो जाए, तो वो अगेन हमें ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे वो सब चीजें भी देखनी है। ठीक है, अगर आप मैकेनाइजेशन लेकर आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स में तो उसमें ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि जी मैकेनाइजेशन की वजह से कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन हो सकता है कोई कॉस्ट बढ़ भी जाए, राइट। लेकिन अगेन वो तो एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बात हो जाएगी, इतने ज्यादा एडवांस लेवल पे सिनेरियो आएगा नहीं। हाँ, आप सजेस्ट ये कर सकते हैं कि मैकेनाइजेशन लेकर आ जाए। ठीक है, चले जी, कॉस्ट गैप क्या होता है, आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट
और आपकी टारगेट कॉस्ट के दरमियान जो गैप है, जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट गैप। और हमने बेसिकली इसी कॉस्ट गैप को कम करना होता है, खत्म करना होता है ना। मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था 150, मेरा टारगेट कॉस्ट कितना है 120, तो मेरा कॉस्ट गैप कितना हो गया 30 रुपीज का मेरा कॉस्ट गैप है ना। और मैंने इसी कॉस्ट गैप को जीरो करना है, नलिफाई करना है, खत्म करना है। मैं ये चाहूंगी कि मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट भी 120 के ऊपर आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो जरा रीड करते हैं इसको। क्या है ये? अ टारगेट कॉस्ट, नहीं टारगेट कॉस्ट ज्यादा होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट कम है, तो आपको तो टेंशन ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। आपने जो टारगेट रखी हुई थी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट तो उससे भी कम आ रही है, आप खुश ही खुश हो, कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना फिर तो, ठीक है। मिठाइयां बांटेंगे फिर तो अच्छी बात हो गई कि हमने जितनी कॉस्ट अपना टारगेट रखा हुआ था, हमारे पास हमारी एस्टिमेट के हिसाब से उससे कम कॉस्ट लगेगी एक यूनिट के ऊपर, फिर तो मजे ही मजे है ना। चले जी, अ टारगेट कॉस्ट इज द अलाउएबल अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट कैन बी इंकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट, यानी कि वो टारगेट आपने फिक्स किया हुआ है कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड स्टिल अर्न द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। टू अर्न द रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमें इतनी कॉस्ट से ज्यादा नहीं जाना। इट इज अ मार्केट ड्रिवन कॉस्ट। अब हम देखेंगे कि टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट किस तरह से होती है। इट इज अ मार्केट ड्रिवन कॉस्ट दैट इज कंप्यूटेड बिफोर अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये कौन से स्टेज पे होता है, टारगेट कॉस्टिंग कौन से स्टेज पे हो रही होती है, डेवलपमेंट स्टेज पे हो रही होती है। अब बजटेड कॉस्ट यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी हो गई, ठीक है। अब बजटेड कॉस्ट इज अ प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट आफ्टर अ प्रोडक्ट इज इन प्रोडक्शन, यानी कि वो वाली एस्टिमेटेड वाली बात होगी कि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअली हमें क्या नजर आ रहा है, हम कितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, एफर्ट्स कितना लगेगा और हमारे दूसरे एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, राइट। A budget is an operational definition of an allowable cost broken by items and by periods. Target costing occurs within the product development cycle. This means it starts when a product is in its concept stages and ends when a product has been released for manufacturing. तो उसकी target costing खत्म कब होती है, उसका काम कब खत्म होता है, उसका यूज कब खत्म होता है, जब आप प्रोडक्ट जो है फाइनली कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रिलीज कर देते हो, ठीक है। An allowable target cost is the maximum amount that can be spent on a product, and achievable cost is the estimate that tells management whether the product and process design is capable of meeting the allowable cost target. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। ये जरा इस डायग्राम को बाद में देखेंगे, हम इस वाली एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल पर आने से पहले मैं जरा आपको आइडिया दे दूं कि टारगेट कॉस्ट हम निकालते हैं किस तरीके से। आपको उसने बताया ना, लिखा हुआ है मार्केट ड्रिवन होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मार्केट ड्रिवन होती है, इसका मतलब ये हुआ, गौर से सुनिएगा, मुझे ये बात पता है कि मैं जो प्रोडक्ट अभी रिलीज करने जा रही हूँ, ठीक है, जो लॉन्च करने जा रही हूँ, उसकी मार्केट पहले से मौजूद है। और आपको थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर भी पता है। क्या स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट में सर्टेन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हमें पता होती है, डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस उन पे एक्ट कर रही होती है उनके थ्रू, है ना। अब मुझे पता है कि मैं अगर फलाने फीचर का कोई मोबाइल फोन, अब मुझे पता है कि वो कितना इंच लंबा होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कितनी मेमोरी होगी, मुझे पता है कि मैं वो मोबाइल लॉन्च करने जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि इससे मिलते जुलते मोबाइल फोन्स की मार्केट प्राइस क्या चल रही है ना। तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी तो मैं उन्हीं मार्केट प्राइसेस को मद्देनजर रखूंगी, और मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस भी वही रखूंगी, यस और नो, सेलिंग प्राइस भी वही रखूंगी, है ना, क्योंकि मुझे बेचना है अपने प्रोडक्ट को। मुझे पता है कि अगर मैंने मार्केट प्राइस को फॉलो नहीं किया तो मेरे पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं जिस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में 10,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है, तो मैं अगर 25,000 रुपए का अपना मोबाइल लेके जाऊं, मुझे कोई मुंह भी तक नहीं लगाएगा, है ना। तो मैंने मार्केट प्राइस को मद्देनजर रखना है। तो टारगेट कॉस्ट मेरी कैलकुलेट किस तरह से होती है, मैं अपनी जो भी मार्केट प्राइस होती है ना, उसके ऊपर क्या अप्लाई करती हूँ, मार्कअप या मार्जिन। मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस्ट निकालनी है ना। टारगेट कॉस्ट मेरी किस तरह से निकलेगी, मैं अपनी मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर दूं, मार्कअप या मार्जिन, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, टारगेट कॉस्ट। कुछ बात समझ आ रही है कैसे? फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना मेरे मेरे टाइप के प्रोडक्ट की, वो है फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज, ठीक है, पर यूनिट। कोई मोबाइल फोन है, मार्केट प्राइस है 25,000 पर यूनिट, और मुझे ये बात पता है कि इन ऑर्डर टू कवर माय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस मुझे मार्कअप अर्न करना है, फॉर एग्जांपल करना ही करना है 20% का। तो क्या आप वर्कआउट नहीं कर सकते कि इन ऑर्डर टू अर्न अ 20% मार्कअप ऑन अ प्राइस ऑफ 25,000 रुपीज मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी, गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट का फॉर्मूला, गिवन अमाउंट मेरी सेलिंग प्राइस है डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 120 होगी क्योंकि मार्कअप गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय मुझे कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट मेरी होगी 100। जी समझ आ गई बात? 25,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये फॉर्मूला पहले भी आप कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम अलाउेबल कॉस्ट मेरी कितनी बनती है, 20,833, ये मेरा टारगेट कॉस्ट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मुझे पता है कि मैं सेलिंग प्राइस में बाउंड हूं, मैं सेलिंग प्राइस अपनी 25,000 से ऊपर नहीं रख सकती, ठीक है, और मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए प्रॉफिट हर हाल में 20% का कमाना ही कमाना है ना। एक तो आपके पास प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हो गए, बाकी आपके पास जो बाकी एक्सपेंसेस है उनको भी तो आपने कवर करना है ना। तो मैंने इस तरह का प्रॉफिट कमाना है कि मेरे पास बाकी एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए, तो इसमें भी मैं एक किस्म के माई हैंड्स आर टाइट, तो मुझे 20% का मार्कअप कमाना ही कमाना है, राइट। तो 20% का मार्कअप अगर मुझे 25,000 रुपए पर यूनिट पे कमाना है, तो एक यूनिट की कॉस्ट मुझे कंट्रोल करनी पड़ेगी एट 20,833। दिस इज गोइंग टू बी माय टारगेट कॉस्ट। फिर बारी आती है किसकी? अब आपको बात समझ में आ रही है ना, मैंने ये कॉस्ट थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकाली है। फिर मैं कैलकुलेट करूंगी कि भाई मेरी कॉस्ट इनकर होगी कितनी एक्चुअली, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, एफओएच कितना लगेगा, वो जो कैलकुलेशन होगी वो कहलाएगी एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक साइड पे ये करके लिख दिया 20,833 मेरी कॉस्ट मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर मैं करूंगी कि अच्छा मेरी कॉस्ट एक्चुअली होगी कितनी। वंस माय प्रोडक्शन स्टार्ट्स, मेरा डायरेक्ट मटेरियल लगेगा फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का एक यूनिट पे, मेरा डायरेक्ट लेबर भी 10,000 रुपए का लगेगा, और मेरा एफओएच लगेगा 1,000 रुपए। तो मेरा क्या हो गया, 21,000 पे मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट चली गई। क्लियर हो गई बात? 21,000। अब मुझे नजर आ रहा है कि भाई मेरी जो कॉस्ट लगेगी एक प्रोडक्ट पे वो लगेगी 21,000 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट मटेरियल में ट्वीकिंग करने की कोशिश करूंगी। जो ऐसे फीचर्स जो कि मेरे वैल्यू एडिशन नहीं करते, मैं उनको रिमूव करूंगी ताकि मेरी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? तो जरा जल्दी से एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ये है आपके पास पेज नंबर 345, ठीक है, पेज नंबर 345 पे जो एग्जांपल है, प्रोडक्ट NP8। A company has designed a new product NP8. It currently estimates that in the current market the product could be sold for ₹70 per unit. Market driven हो गया है ना। The product could be sold at for ₹70 per unit. A gross profit margin of at least 30% on the selling price. क्या हो गया ये? Is this margin or markup? क्या ये मार्जिन है या मार्कअप है? मार्जिन है, ठीक है। ऊपर ये यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था, अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑन कॉस्ट, है ना। तो हमने इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने ये देखना है कि 30% लक किस पे है। आई होप ये आप लोगों को बात सारी याद होगी, FAR1 इंट्रो में पढ़ी हुई, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑन द सेलिंग प्राइस वुड बी रिक्वायर्ड to cover administration and marketing overheads and to make an acceptable level of profit, है ना। तो अब आप भी बाउंड हो गए, आपको आप कह रहे हो कि भाई 30% का प्रॉफिट तो कमाए ना, है ना, ताकि हमारे बाकी एक्सपेंसेस भी कवर हो और हमारे पास कुछ प्रॉफिट भी बचे। आगे चलते हैं। A cost estimation study has produced the following estimated production cost for NP8। तो मुझे जरा इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके बताएं, मेरी टारगेट कॉस्ट बनती कितनी है? What is my target cost?
70 रुपी पर यूनिट मेरी सेलिंग प्राइस है, 30% मुझे मार्जिन कमाना है, तो मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न ए मार्जिन ऑफ 30%? 49। समरा कह रही हूँ 49, यही है। ठीक है जी, तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए ना। अब हम जरा देखते हैं कि अगर हम एस्टिमेट कैलकुलेट करें, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो कितनी आती है। ठीक है, अब उसके लिए उसने आपको ये नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या कह रहा है वो? कॉस्ट आइटम, अब आपको पता है कि भाई एक यूनिट NP8 के मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्दर ये कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मटेरियल M1 लगेगा 9 रुपी पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल M2 कितना लगेगा? ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8 will require 3 meters of material M2 but there will be a loss in production of 10% of the material used। क्या कह रहे हैं ये? इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने। नॉर्मल लॉस होगा तो हम परचेजिंग कितनी करेंगे? 3 मीटर चाहिए। 10% लॉस के बाद 3 मीटर हमें सही हालत में चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो मुझे बात बताएं, मैं खरीदूंगी कितना? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मेरी कितनी होगी? हाँ जी, मैं अगर आपसे पूछूं मुझे चाहिए 3 मीटर का कपड़ा प्रोडक्शन के लिए, तो मैं खरीदूंगी कितना ताकि 10% लॉस होने के बाद मेरे पास 3 मीटर बचे? हाँ जी, मेरा सवाल समझ आ रहा है? हसनैन, एमन, अनस 3.333, वेरी गुड। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब कुछ ये हुआ कि मुझे, बिल्कुल ठीक है मैन, बिल्कुल सही बात है, मैं अगर 100 यूनिट खरीदूंगी तो मेरे पास उसमें 10 यूनिट्स का होना है लॉस, है ना। यानी कि मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ परचेज हो गई, यानी कि यही तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है ना। मैंने डायरेक्ट मटेरियल अगर 100 यूनिट्स खरीदे हैं तो मेरे 10 यूनिट्स उसमें से लॉस होंगे और मेरे पास पीछे कितने बचेंगे? 90 यूनिट्स बचेंगे फॉर प्रोडक्शन। यस, अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। अब यही सिनेरियो मेरे पास यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है? मुझे 3 मीटर का कपड़ा चाहिए ही चाहिए, 3 मीटर रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मुझे 3 मीटर चाहिए, 3 मीटर रिप्रेजेंट्स 90%। तो मैं खरीदूंगी कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। ठीक है, किसी की जिनको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं खरीदूं कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? x इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 100, है ना। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? आपको होपफुली बात समझ आ जाएगी। x इंटू 10 नहीं, x इंटू 90, उल्टा कर दिया। या गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से सॉल्व करें। क्या करेंगे? गिवन अमाउंट इज 3 मीटर, 3 मीटर का परसेंटेज कितना है? 90। रिक्वायर्ड अमाउंट इज 100 और आपने कैलकुलेट कर लिया 3.33 मीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो 3.33 मीटर जब खरीदेंगे तो उसमें से 0.33 मीटर जो है वो लॉस हो जाएगा और बाकी पीछे कितना बचेगा? 3 मीटर आपका रह जाएगा। तो 3.33 मीटर खरीदेंगे और तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? मटेरियल की कॉस्ट आपके सामने गिवन है, तो आप निकालेंगे कि एक यूनिट के ऊपर फिर कितना मटेरियल खरीदेंगे। 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.33 को। बेहतर है कि उसको फुल फॉर्म में 3.3333 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर हमारे पास होल अमाउंट में आए। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर पर आते हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8, बल्कि एक काम करते हैं, उसको साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं पेज नंबर 345 वाला। ठीक है, पेज 345। चले जी, तो हमारे पास सबसे पहले हमने निकाला था टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कितनी होगी? 70 रुपीज पर यूनिट है। मार्जिन गिवन है 30% का, तो यानी कि सेलिंग प्राइस हमारी है 100 और हमें कितना चाहिए? हमें 70% उसका चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 रुपी पर यूनिट हमारी होगी टारगेट कॉस्ट। ठीक है, एक फिगर ये आ गई। फिर हम अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करें कि हम जब प्रोडक्शन अपनी करेंगे एक्चुअली तो हमारे पास कितना, हम क्या एस्टिमेट करें कितनी हमारे पास कॉस्ट लगेगी।
तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट में सबसे पहला कंपोनेंट तो डायरेक्ट मटेरियल M1 ही है, ठीक है। M1 के अंदर तो कोई मसला नहीं है, रुपी पर यूनिट हम निकाल रहे हैं हर चीज की, ठीक है। M1 के अंदर रुपी पर यूनिट तो उसने बता दिया 9 रुपी पर यूनिट। फिर हम आते हैं M2 के ऊपर। M2 के अंदर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की, ठीक है। हमने कहा कि हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर रिप्रेजेंट्स व्हाट 90% ऑफ योर परचेज, राइट। तो हमें कितना परचेज करना पड़ेगा, 3.33 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 रुपी पर मीटर आपका कॉस्ट चल रही है। इज दैट क्लियर? तो 3 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इंटू 1.8, तो आपके पास आ जाएगा 6 रुपीज पर यूनिट। आपके पास खर्चा आएगा एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 6 रुपए का आपको M2 खरीदना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? M1 हो गया, M2 हो गया, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर आ जाता है। डायरेक्ट लेबर क्या कह रहा है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8 विल रिक्वायर 0.5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम। ठीक है जी, ये तो चीज हमें पता लग गई, ठीक है। However, it is expected that there will be unavoidable idle time equal to 5% of the total labor time paid for. ये जरा मुझे सॉल्व करके बताएं। सवाल ये उठ रहा है, सवाल ये है कि मुझे एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोडक्टिव टाइम चाहिए ना, वो चाहिए 0.5 आवर्स, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ आइडल टाइम भी है। कितना है? 5% हमारा आइडल टाइम है। तो मुझे बात बताएं, हम पैसे कितने घंटों के देंगे? ठीक है, हमारे टोटल जो हमारा घंटा लगेगा कि भाई कितने एक यूनिट पे कितने घंटे लगे, उसमें से कुछ आइडल जाएगा, कुछ हमारा प्रोडक्टिव होगा। जरा वर्कआउट करके बताएं कितने घंटे। 0.5 आवर्स से ज्यादा ही हम लगाएंगे फिर, इसका मतलब है, क्योंकि उसमें से कुछ हमने जाया कर देना है और पीछे जो बचना है वो 0.5 आवर्स होना चाहिए जाया होने के बाद। 0.5 कैरी है डिवाइड बाय 0.95, ठीक है। वन 1.05 आवर्स बनता है, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.95। नहीं जनाब, 0.52 आवर्स बनता है गुलाम मोहम्मद। अब इधर इसमें भी इसी तरह से काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर पर आते हैं। साइड पे मैं जरा वर्किंग बता रही हूँ, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर मैं 100 आवर्स की पेमेंट करूं लेबर को, 100 की टर्म्स में एग्जांपल बनाते हैं ना, है ना। अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने टोटल पेमेंट करनी है किसकी? 100 आवर्स की, और मुझे बात पता है कि इन 100 आवर्स में से 5% ऑफ द टोटल लेबर टाइम पेड फॉर तो आइडल है ना। यानी कि 5% क्या मतलब हुआ? 5 आवर्स आर आइडल आउट ऑफ दीज 100 आवर्स। मैंने पेमेंट कितने की किया? 100 आवर्स की किया है ना, और मुझे पेमेंट कॉस्ट ही चाहिए ना, और उनमें से 5 घंटे आइडल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्टिव कितने घंटे हो गए? 95 आवर्स आर प्रोडक्टिव, यस, जिसमें हमने प्रोडक्शन करनी है। 95 आवर्स मेरे क्या होंगे? प्रोडक्टिव होंगे। अब मैं जरा अपनी एग्जांपल पे आ जाती हूँ। क्या है वो कह रहा है कि जो प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.5 आवर्स, जिसमें प्रोडक्शन हो। तो क्या मतलब हुआ? 0.5 आवर्स रिप्रेजेंट्स 95% ऑफ माय टोटल आवर्स पेड फॉर। और मुझे कितना चाहिए? मुझे कॉस्ट चाहिए कि मैंने कितना अमाउंट पे किया। इज दैट क्लियर? यस और नो? मैंने कितने घंटे की पेमेंट की? हाँ, तो वही है ना, नॉन प्रोडक्शन पे भी तो पेमेंट हो रही है। 100 आवर्स की पेमेंट हो रही है। 100 आवर्स में से 5 आइडल निकले, 95 प्रोडक्टिव थे। सवाल में आपको बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्टिव एक यूनिट पे जो काम होगा ना एक्चुअल, वो कितने घंटे में होगा? वो होगा 0.5 आवर्स में। अब बात समझ आई? 0.5 आवर्स प्रोडक्टिव है ना, उसमें काम हो रहा है। अब बात समझ आ रही है? तो 0.5 आवर्स एक यूनिट के ऊपर रिप्रेजेंट्स 95% ऑफ द टोटल लेबर कॉस्ट पेड फॉर। इज दैट क्लियर? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं एक्चुअली एक यूनिट पे टाइम लगाऊंगी कितना, तो वो है अराउंड 0.52 आवर्स। बात समझ आ रही है? 0.52 आवर्स के करीब मेरे पास बन रहा है। 53 आवर्स बन के कर लें इसको, 0.526 आ रहा है। वैसे तो बहुत बड़ी अमाउंट है, हम कैलकुलेटर में वही पूरा लेंगे ताकि हमारे पास फाइनल आंसर फुल फिगर में आए, होल फिगर में आए, ठीक है। तो मैं इसका क्या मतलब है, मैं अपने वर्कर्स को पेमेंट करूंगी 0.526 आवर्स की, जिसमें से 0.026 आवर्स जो कि तकरीबन 5% बनता है,
इतने घंटे में से 0.026 आवर्स तो वो वेस्ट करेंगे, और काम किसमें करेंगे? 0.5 आवर्स में। और यही बात यहाँ पे कह रहा है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8 विल रिक्वायर 0.5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम। बात समझ आ रही है ना? यानी कि एक यूनिट पे जो हमें काम करना है वो कितने घंटों में काम करना है? 0.5 आवर्स में। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी? हम कहेंगे कि भाई हम कितने घंटों की टोटल पेमेंट करेंगे? 0.5 आवर्स रिप्रेजेंट्स 95%, और हमें तो चाहिए कि भाई हमने 100% हमारे आवर्स कितने लगेंगे एक यूनिट पे, इंक्लूडिंग आइडल टाइम, वो लगेंगे 100। और एक घंटे की आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 19 रुपीज पर आवर। तो जाहिर सी बात है इसमें हम जो पेमेंट करेंगे वो हमारे आइडल टाइम को मिला के होगा। तो ये हो गया 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? एक यूनिट पे लेबर कॉस्ट कितनी इनकर होगी? 10 रुपए। 10 रुपए में कुछ जो है वो आइडल के लिए निकल जाएगी, कुछ प्रोडक्टिव के लिए निकल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। It is expected that production overheads will be absorbed into product cost at a rate of 60 per direct labor hour for each active hour work। अब उसने ये बात बता दी कि एब्जॉर्प्शन किस पे होनी है? एब्जॉर्प्शन होनी है एक्टिव आवर्स के ऊपर, यानी कि 0.5 के ऊपर। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओवरहेड्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। तो हमारे पास क्या होगा? ओवरहेड्स होंगे एक यूनिट पे कितना प्रोडक्टिव टाइम लग रहा है? 0.5। इज दैट क्लियर? यानी कि 30 रुपीज पर यूनिट। दैट्स इट। ये सारी हमारे पास क्या आ गई? अब हम पार्ट ए ही सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए हमारा है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी बनती है? 55 रुपीज एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, 55 रुपीज हमारे पास हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी का आंसर हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। ये पार्ट बी है, इसको मैं काट के नीचे लेकर आ रही हूँ। तो कॉस्ट गैप आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? तो यानी कि अब हमें कितना कॉस्ट गैप कवर करना है थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया पार्ट ए, ये आ गया पार्ट बी। पार्ट सी है व्हाट इज द साइज ऑफ कॉस्ट गैप। व्हाट इज द साइज ऑफ कॉस्ट गैप? तो कॉस्ट गैप बड़ा सिंपल है। कॉस्ट गैप इज गोइंग टू बी -49। में यहाँ से मैंने फॉर्मूला उल्टा लिखवा दिया है, नहीं एस्टिमेटेड, हाँ ठीक है, एस्टिमेटेड माइनस टारगेट। ठीक है, एस्टिमेटेड ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 6 रुपीज पर यूनिट का हमारे पास कॉस्ट गैप है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? चलें, अब जल्दी से आते हैं किसके ऊपर? क्लास वर्क 1 के ऊपर। क्लास वर्क 1 क्या कहता है आपका? अ कंपनी विशेस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट, यानी कि अभी तक उसने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, हेंस टारगेट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल, है ना? द कंपनी एस्टिमेट्स मार्केट फॉर द प्रोडक्ट टू बी 50,000 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि उसने कितने यूनिट्स आगे बेचने का उसका इरादा है? 50,000 यूनिट्स। द कंपनी यूजेस टारगेट कॉस्टिंग। करंट प्रोजेक्टेड कॉस्ट आर एज फॉलोज। तो मुझे बात बताइए, ये मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट होंगी ना, है ना? ये सारी मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कह रहा है कि जी बॉट एंड पार्ट्स, यानी कि ये मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट है आपके जो एक प्रोडक्ट में, ये पर प्रोडक्ट है, ये पर यूनिट है, याद रखिएगा। ये पर यूनिट कॉस्ट इन्होंने दी हुई है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है? ये मटेरियल कॉस्ट बॉट एंड पार्ट्स 100 कंपोनेंट्स 50,000, यानी कि 50 मिलियन। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक प्रोडक्ट में 100 कंपोनेंट्स लगते हैं। ठीक है, कोई मतलब मशीन टाइप की कोई चीज होगी, तो एक मशीन में 100 कंपोनेंट, 100 पुर्जे, 100 पार्ट्स लगते हैं, 100 कंपोनेंट्स लगते हैं। बात समझ आ गई? और उन एक यूनिट के जो टोटल जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? 50 मिलियन रुपीज। डायरेक्ट लेबर
10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि एक मशीन को असेंबल करने के लिए 10 घंटे लगते हैं एट द रेट ऑफ ₹500 पर आवर। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इन्होंने ये अमाउंट भी पर यूनिट दी हुई है या नहीं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 500, अच्छा ये रुपीज एंड थाउजेंड्स नहीं होना चाहिए, फिर ये मिसलीडिंग है, रुपीज एंड थाउजेंड्स नहीं होगा। ठीक है, एक यूनिट का ये फुल अमाउंट है रुपीज में 50,000। ठीक है, और ये 5,000। ठीक है जनाब, ये ऊपर फिगर रुपीज एंड थाउजेंड्स नहीं है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट लेबर आवर कितने, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, वो इतना लग रहा है। अच्छा जी, फिर उन्होंने क्या किया, जो मशीन की कॉस्ट है, यानी कि मशीन और मैन्युफैक्चरिंग की जो दूसरी कॉस्ट हो गई, वो क्या कह रहा है, 750 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000। ये क्या चीज है, 750 मिलियन को आपने कितने पे डिवाइड कर दिया, 50,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया। क्लियर होगी बात, है ना। तो एक यूनिट की के ऊपर जो मशीन की कॉस्ट लगनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगनी है, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझ लें, वो कितनी लगेगी, वो 15,000 रुपए पर यूनिट लगेगी। ठीक है, 7,50,000 टोटल है। ठीक है, टोटल आपको खर्चा इनकर करना है इतना, 50,000 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट बनती है, 15,000। आगे चलते हैं, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट भी इसने आपको बताई हुई है। 500 ऑर्डर्स में हमने सारे चीजें खरीदनी है, इंटू 100 कंपोनेंट्स इंटू 500 रुपीज पर ऑर्डर। तो आपके पास कितने टोटल जो है वो कॉस्ट आती है, 500 रुपीज आपके पास आती है पर यूनिट कॉस्ट। आगे क्वालिटी एश्योरेंस, आपको पता है क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाती है ना, जब यूनिट्स आपके मैन्युफैक्चर हो जाते हैं तो क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाती है, उसका भी खर्चा आएगा। एक यूनिट पे 10 घंटे क्वालिटी एश्योरेंस के लगेंगे और 800 रुपए पर घंटे जो है, पर आवर जो आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट है। फिर रीवर्क कॉस्ट क्या है, रीवर्क कॉस्ट होती है, आपने जब इंस्पेक्शन कराई तो पता ये चला कि हो सकता है उनमें से कुछ आइटम्स आपके डिफेक्टिव हो। ठीक है, उन डिफेक्टिव यूनिट्स पे हम थोड़ा सा फर्दर प्रोसेसिंग करके उनको दोबारा बेच सकते हैं, यानी कि ठीक करके बेचना, तो रीवर्क करना। ठीक है, तो उसने आगे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ 10% प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि हमें ये इनकर करनी पड़ेगी कॉस्ट हर यूनिट पे, हर यूनिट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। कि भाई 10% आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपका यूनिट जो इंस्पेक्ट होने जा रहा है वो आपका डिफेक्टिव निकले। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रीवर्क कितना है, 10,000। तो अगेन भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी निकलती है, 1,000 रुपी पर यूनिट। फिर उसके बाद उसने आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वारंटी कॉस्ट है। वारंटी के अंदर भी है कि एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉल क्या है, कि कस्टमर बिकने के बाद कस्टमर आके आपको बोल रहा है कि भाई ये यूनिट डिफेक्टिव है। ठीक है, तो वो कितना है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है 10%। और कॉस्ट टू करेक्ट कितना है, वो 15,000 है, तो आपके पास ये आ गई वारंटी कॉस्ट आ गई। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। तो अगेन उसमें भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे कॉस्ट ले ली कि भाई 10% प्रोबेबिलिटी है कि एक यूनिट जो है वो सेल होने के बाद कस्टमर आ जाए कि भाई इसमें डिफेक्ट है, इसको मैंने वापस करना है या मैंने इसको करेक्ट करवाना है। ठीक है, तो 15,000 रुपीज आपके पास है कॉस्ट ऑफ करेक्शन। ठीक है जनाब, फिर उसके बाद आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आपको, टारगेट सेलिंग प्राइस है 100,000। ठीक है, ये आपकी ऑब्वियसली बात है, मार्केट ने डिटरमाइन किया होगा इसको। टारगेट मार्जिन है 20%, तो टारगेट प्रॉफिट कितना निकलता है, 20,000 है ना, 20,000 ऑफ सेलिंग प्राइस। और टारगेट कॉस्ट कितनी निकलती है, 80,000। इसने क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बता दिया। क्लियर होगी बात, अगर ना कैलकुलेट किया होता आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन ओनली। क्लियर होगी बात, यहाँ तक सबको कोई मसला, कोई कंफ्यूजन?
आगे चलते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। अब मेन सवाल हमारा कुछ और है, ठीक है। The company has undertaken market research which found that several proposed features of the new product were not valued by customers. तो जब वो valued ही नहीं थे by customers तो उनको डालने का फायदा, यानी कि these features did not add any value to the customer, they were not value added benefits, ठीक है। तो जब वो कोई वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहे थे, कस्टमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता वो फीचर्स हो या ना हो, तो फिर हम क्यों खाम में अपनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, है ना। रीडिजाइन टू रिमूव द फीचर्स लेड टू अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डाउन टू 80। तो अब ठीक है ना, एक प्रोडक्ट में पुर्जे लग रहे थे 100, अब एक प्रोडक्ट में 80 पुर्जे लग रहे हैं, 80 पीसेस लग रहे हैं, 80 पार्ट्स लग रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी एंड अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन ऑफ 12%। तो हो गया, मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने से कम हो जाएगी, 80 कंपोनेंट्स पे लाने की वजह से 12% मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। The reduction in complexity has other impacts। अब जाहिर सी बात है, अब मेरे कंपोनेंट्स कम हो गए तो मेरे डायरेक्ट लेबर आवर्स भी कम लगेंगे, है ना। Assembly time will be reduced by 20%। Quality assurance will only require 6 hours। Probability of a failure at the inspection stage will fall to 5%। Probability of an after sales failure will also 5 to 5%। कॉस्ट ऑफ वारंटी करेक्शंस विल फॉल बाय 2,000 रुपीज। कि अगर आपका कस्टमर आता है प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए, तो अब आपको उसको ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए अब आपको कम खर्चा इनकर करना पड़ेगा। रिड्यूस्ड वेट ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट बाय ₹10,000 पर यूनिट। तो इससे क्या किस चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा, ये जो शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट की रिडक्शन में ऊपर मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी में इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, ये शिपिंग कॉस्ट कहां पे हमारा इफेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में फर्क पड़ेगा ना, एक पर यूनिट की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में अब रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड ये है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई, लेकिन रिक्वायर्ड इसमें ये कि आपने एनालिसिस करना है कि भाई हमारी क्या पहले क्या सिनेरियो था, है ना, विद रिगार्ड्स टू टारगेट कॉस्टिंग, पहले क्या सिनेरियो था और बाद में क्या सिनेरियो हुआ आफ्टर आपने जो है अपने कंपोनेंट्स कम किए। ये एज होम असाइनमेंट अटेम्प्ट करते हैं आप, कंपैरिजन करना है आपने बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर का, ठीक है। पहले के क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो तो सारी की सारी यही लिख के टोटल कर लेंगे, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। सारी की सारी इन सबको टोटल किया, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपने निकाली, एस्टिमेटेड कॉस्ट बल्कि यहाँ पे निकली हुई भी है 91,000, ठीक है। और आपको नजर आ रहा है कि टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हो रही, है ना। तो अब जरा कंपोनेंट्स रिड्यूस करने का इफेक्ट आपने बताना है। क्लियर होगी बात कि जब आप कंपोनेंट्स अपने रिड्यूस करेंगे, आपकी सारी कॉस्ट पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फिर जरा देखेंगे क्या हमारी टारगेट कॉस्ट अचीव हो रही है या नहीं हो रही। ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या करना है, रिकैलकुलेट करनी है सारी कॉस्ट, ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड रिवाइज कॉस्ट निकालनी है और आपने देखना है कि क्या टारगेट कॉस्ट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कर लेंगे आज होम असाइनमेंट या बहुत ज्यादा हो गए होम असाइनमेंट्स? मेरे ख्याल से तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, कर सकते हैं ये। हाँ जी, याद रखिएगा प्रोसेस कॉस्टिंग के भी होम असाइनमेंट्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग के भी 3 होम असाइनमेंट्स हैं। या एक काम ये करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 हटा देती हूँ, ठीक है, और क्लास वर्क नंबर 1 टारगेट कॉस्टिंग आप कर लें, ठीक है। 2 सवाल हो गए इसके, जिसमें से क्लास वर्क 15 सिंपल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 थोड़ा सा मुश्किल अपेरेंटली तो लग रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 मैं कल 2 होम असाइनमेंट्स पे दे दूंगी आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के, ठीक है। तो 3 होम असाइनमेंट्स हैं जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही है, लेकिन आपने एटलीस्ट क्लास वर्क 1 सॉल्व करके कल क्लास में आना है, ठीक है। क्लास वर्क 1 सॉल्व करके आना है हर हाल में, टारगेट कॉस्टिंग का, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको डिस्कस करना है और आगे निकलूंगी, मैं सॉल्व खुद फिर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन?
वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी जिसमें आज भी ऑडिट नहीं है, लेकिन चलें ठीक है, आज छुट्टी करें। जी पूछिए हसनैन। मैं अच्छा, मिस हुमा से मेरी काफी टाइम से बात नहीं हुई। अच्छा, शी माइट बी बिजी। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, उनका एक इवेंट आना था शायद, उसमें वो मसरूफ हो। एबनॉर्मल लॉस इसलिए माइनस किया था क्योंकि आपने जॉइंट कॉस्ट को अपने आउटपुट पे एलोकेट करना था। ठीक है, आपने जॉइंट कॉस्ट को अपने आउटपुट पे एलोकेट करना था। कौन सा था, बीटा और सिग्मा था, यही थे, है ना? बीटा और सिग्मा था, आपने उनके ऊपर जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना था, तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को उसमें से माइनस कर दिया आपने। एक काम ये करें, मुझे भी वैसे इसमें थोड़ा सा अब हो रहा है डाउट। ठीक है, इसको मैं आपको कल इसका सही रीजन बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल, यूजुअली हम नहीं करते। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस टुमारो। इसके अलावा बताएं और कोई मसला। शिपिंग नहीं बेटा, ये वो वाला है, आउटवर्ड शिपिंग है। सना, कैरेज आउटवर्ड है या कैरेज इनवर्ड है, उस पर डिपेंड करता है ना ये, है ना? कैरेज आउटवर्ड भी होता है, कैरेज इनवर्ड भी होता है। वो कह रहा है रिड्यूस वेट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। जो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अब उसमें हमने कंपोनेंट्स कम लगाए हुए हैं ना, हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है, तो हमारे फिनिश प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो तो कैरेज आउटवर्ड होगा ना। हमने जो मटेरियल खरीदा, यानी कि जो 80 कंपोनेंट्स हम खरीद रहे हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट होगी। ये वो वाली चीज नहीं है, लेकिन ये तो हमारा आउटवर्ड वाला है। सेल करते हुए जो हमारी शिपिंग कॉस्ट आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी कि। ठीक है जी, दैट्स इट। चले जी, छुट्टी मनाए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।